आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम पढ़ेंगे 20 अगस्त का डेली करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपका दोस्त हीरक नाल विदाउट वेस्टिंग इन टाइम नेशनल उत्तर पहले ले चलता हूँ। तो नेशनल में पहला न्यूज़ आ रहा है कि एसबीआई ने लॉन्च किया है लोन स्कीम फॉर अग्निवीर। ये एक तरह का लोन स्कीम है जो कि कोलेटरल फ्री रहने वाला है। कोलेटरल फ्री का मतलब क्या हुआ, इसमें कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। टोटल जो है पैसे जो है मिलेंगे वो 4 लाख रुपए मिल सकते हैं। 4 लाख रुपए तक एज अ लोन मिल सकता है। इंटरेस्ट जो लगेगा वो 10.5% का लगेगा। ये जो स्कीम है ये जो है अभी सितंबर 30 2025 तक चलने वाली है और ये जो है पार्ट है एसबीआई का डिफेंस सैलरी पैकेज बेनिफिट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये एसबीआई ने एक एग्रीमेंट साइन कर रखा हुआ है डिफेंस के साथ और उसी के अंतर्गत डिफेंस सैलरी पैकेज के अंतर्गत जो है ये इनिशिएटिव एसबीआई की तरफ से ली गई है। अग्निवीर के बारे में बात करें तो अग्निवीर एक तरह का स्कीम लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट 2022 में, जिसके अंतर्गत बोला गया था कि कोई भी अगर यूथ अगर डिफेंस फोर्स में जाना चाहता है तो वो जा सकता है, लेकिन वो उसको सिर्फ 4 साल के लिए सर्व करने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसमें कुछ परसेंट से 25% बंदे जो है परमानेंट भी हो सकते हैं, बट बाकी सारे जो है 4 साल के लिए सर्व करेंगे। ऐसा कुछ था अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत। तो इनको ही जो है ये लोन प्रोवाइड देने का काम एसबीआई कर रहा है, टोटल 4 लाख रुपए तक। ये चीज़ थोड़ा ध्यान देते हुए चलना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है फर्स्ट न्यूज़। फर्स्ट न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये आ रहा है इंडियन रेलवे ने जो है पहला जो है रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम बनाया है और ये बनाया है बनारस लोकोमोटिव वर्क ने। ठीक है, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश बेस्ड है। ये आप देख सकते हो, ये रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक के बीच में मैं आपको थोड़ा जूम कर दूंगा। ये आप देख सकते हो रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक के बीच में क्या है दिख रहा है आपको, ये सारे जो है आपको सोलर पैनल दिख रहे हैं। अच्छी बात है, ये वाराणसी में है ना ही बिहार में है। आप समझ रहे होंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ चीज़। तो ये जो है ये पैनल जो है आपको दिख रहा होगा, ये रेलवे पटरी के बीच में बिठाया गया है। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा क्या कारण है कि ये रेलवे पटरी के बीच में बिठाने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। पहली चीज, रेलवे पटरी के बीच में बैठी है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लैंड एक्विजिशन की जरूरत नहीं पड़ी। अगर गवर्नमेंट को सोलर पैनल बिठाना हो तो उस केस में उनको जो है लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, तब जाके सोलर पैनल बिठाया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या दिमाग लगाया, या बनारस का जो ये लोकोमोटिव वर्कशॉप है इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि हम क्यों लैंड एक्वायर्ड करें, उसकी जगह जो रेलवे पटरी है उसको यूज कर लिया जाए। तो इन्होंने क्या किया, रेलवे पटरी में जो है सोलर पैनल बिठा दिया है। ठीक है, और ये रिमूवेबल भी है, ऐसा नहीं है ये पड़ा है तो ये इधर ही पड़ा रहेगा, ये रिमूवेबल है। इसको अगर मान लेते हैं कि किसी पैनल को अगर उठा के दूसरी जगह लगाना है तो उसको उठा के दूसरी जगह भी लगाया जा सकता है। ये जो है प्रोजेक्ट जो है आपको मिलने वाला है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया बनारस की तरफ से बनाया गया है। बाकी एक दो चीज़ आपको और ध्यान देनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि ये जो पहला जो प्रोजेक्ट बना है ये टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी इसका है 15 किलोवाट पावर का रहने वाला है, जिसमें आपको 28 पैनल मिलेंगे। सिर्फ 28 पैनल ही है, ये ज़्यादा दिख रहे होंगे कि बहुत रेलवे ट्रैक में फैले होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसे सिर्फ 28 पैनल ऐसे लगने वाले हैं। टोटल 70 मीटर का टोटल स्ट्रेच रहे, बहुत छोटा सा स्ट्रेच है, 100 मीटर का भी नहीं है। एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट टाइप पे इन्होंने भी लॉन्च किया, देखेंगे फिर बाद में कैसे काम करता कैसे नहीं। और टोटल बात करें कि टोटल बताया जा रहा है कि हर दिन जो है टोटल 800 यूनिट पर किलोमीटर के हिसाब से जो है ये एनर्जी भी जनरेट करेगा। ये प्लान है जो इंडियन रेलवे का जो प्लान है नेट जीरो कार्बन एमिशन मिशन का, तो उसके अंदर ये स्टेप लिया गया है। ठीक, छोटा सा न्यूज़ था बट इंपॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल न्यूज़ था, इसको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ एनटीपीसी की तरफ से आया। एनटीपीसी आपको पता होगा तेरा पीएसयू है, सेंट्रल पीएसयू है। इसको जो है ग्लोबल पावर कंटिन्यूटी स्टैंडर्ड जो आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, ये थोड़ा इसका आईएसओ का जो फुल फॉर्म है वो थोड़ा इधर उधर रहता है। ठीक है, तो आईएसओ का फुल फॉर्म रहता है इंडियन स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड रहता है। ठीक है, और इसके बारे में बात करें तो इसमें एक कोड दिया गया है 22301। ये आपको कोड दिख रहा होगा, ये देखो ये कोड दिख रहा है ना, ये कोड जो है एनटीपीसी को दिया गया है। ठीक है, या तो ये अडॉप्ट करने वाले है एनटीपीसी, ये चीज़ ध्यान देना इस कोड को। अब इस कोड का मतलब क्या हुआ, इस कोड का मतलब हुआ कि जैसे रिस्क रहता है, ठीक है, डिफरेंट रिस्क रहता है। जैसे मान सकते हैं कि डिजास्टर रिस्क है, अर्थक्वेक आने वाला है, या वॉल्केनो तो हमारे इंडिया में बहुत कम चांस है, अर्थक्वेक आने वाला है, वॉल्केनो तो कम चांस है, फ्लड, ये सारे जो रिस्क होते हैं, जो डिजास्टर रिस्क होते हैं, तो इसके लिए जो है एक प्रॉपर प्रैक्टिस की गई है, कैसे जो है हमें इससे बचना चाहिए, एनटीपीसी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बचना चाहिए, ये सारी चीज़ें है बताई गई है। और एक प्रॉपर प्लान बनाया है
जिसकी वजह से जो पावर जनरेशन है, एनटीपीसी का काम क्या होता है कि पावर जनरेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो वो इंटरप्ट ना हो अगर कुछ क्राइसिस हो जाए तब भी। तो ये चीज़ जो है एनटीपीसी के द्वारा की गई है, और ये चीज़ जो है एनटीपीसी बोल रही है कि हम जो है इनका जो भी स्टैंडर्ड है वो फॉलो करेंगे, कि कैसे जो हमें बैकअप सिस्टम रखना है, कैसे जो है हमें कोऑर्डिनेट करना है एक दूसरे के साथ, कैसे जो है हम ड्रिल करें, रिकवरी ड्रिल करें, कि कैसे कुछ हो गया क्राइसिस के टाइम तब भी हम रिकवरी ड्रिल करें। तो वो सारा कुछ जो है आपको मिलेगा ISO 22301 2019 के अंतर्गत लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है, और ये जो है फॉलो करने वाली कौन, एनटीपीसी, ये चीज़ ध्यान देना। नेक्स्ट चलते हैं बैंक एवेनेंस के ऊपर बढ़ते हैं। तो बैंक एवेनेंस में पहला न्यूज़ आपको मिलेगा कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डिसकंटिन्यू कर दिया है पेयर टू पेयर कलेक्ट रिक्वेस्ट ऑन UPI। तो पेयर टू पेयर जो है कलेक्ट रिक्वेस्ट जो है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया एनटीपीसी के द्वारा। अब कलेक्ट रिक्वेस्ट का मतलब क्या हुआ, कलेक्ट रिक्वेस्ट का मतलब होता है पुल ट्रांजेक्शन, इसके बारे में बाद में पढ़ते हैं। तो जो पुल ट्रांजेक्शन है इसको बंद कर दिया गया है, और जो पुश ट्रांजेक्शन है उसको अभी भी ऑन रखा है फॉर P2P ट्रांजेक्शन, पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन के लिए। पेयर टू पेयर मतलब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर या कस्टमर टू मर्चेंट, ऐसा जो भी UPI ट्रांजेक्शन होते हैं, तो ये सारे में जो है पुश वाला ट्रांजेक्शन अलाउ करके रखा है, लेकिन पुल वाला ट्रांजेक्शन बंद करके रखा है। अब पुश ट्रांजेक्शन क्या है, पुल ट्रांजेक्शन क्या है, हम उसको समझते हैं। पुश ट्रांजेक्शन जैसे कि एक पर्सन है, पर्सन A मान लेते हैं, जो कि अपना मोबाइल यूज़ करते पैसा पे कर रहा है, तो ये जो हो गया हमारा पुश हो गया, ठीक है। फ़ोन लिया, फ़ोन से उसने QR कोड स्कैन किया, और फिर उसने QR कोड स्कैन करके बाद में उसने पेमेंट कर दिया, तो वो हो गया पुश, मतलब पैसा जो भेज रहा है। पुल ट्रांजेक्शन जब उससे रिक्वेस्ट कीजिए पैसे की, ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो किसी पर्सन को पैसे के बारे में, बहुत सारे ऐप ऐसे फैसिलिटी देते हैं, गूगल पे दे देता है, फ़ोन पे देता है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो वो होता है पुल ट्रांजेक्शन। बट जो पुल ट्रांजेक्शन था इसकी वजह से जो है स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा था हमारे इंडिया में, स्कैम और फ्रॉड होने की वजह से इस पुल ट्रांजेक्शन को फाइनली डिसकंटिन्यू करने की बात की है NPCI ने। पहले इसके ऊपर कितने की लिमिट थी, पहले 2000 की लिमिट इन्होंने ऑलरेडी कम करके रखी थी, ठीक है, कि 2000 रुपये तक की जो है पुल ट्रांजेक्शन के थ्रू कर सकते हो। व्हाट्सएप के थ्रू भी देखोगे तो आप अगर व्हाट्सएप के थ्रू, गैलरी के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको सिर्फ 2000 रुपये तक की पेमेंट करने मिलता है, उससे ऊपर नहीं मिलता। बट अभी वो चीज़ भी पूरी की पूरी हटा दी गई है बाय द NPCI। अगर आपको करना पड़ेगा तो या तो QR कोड स्कैन करके करना पड़ेगा, या तो आपको जो भी आपको व्हाट्सएप में जो भी आपको आया होगा उसमें भी आपको कोई दूसरे फ़ोन से जो है स्कैन करना पड़ेगा। समझ रहे होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो मेन चीज़ क्या है कि इसमें जो पुल ट्रांजेक्शन है वो पूरा का पूरा बंद कर दिया गया है, ऐसा कुछ कहना है NPCI का। पहले ऑलरेडी 2000 रुपये की लिमिट लगाई गई थी पर ट्रांजेक्शन, मैक्सिमम से 50 ट्रांजेक्शन हो पाते थे पर डे, बट अभी ये भी बंद है। कारण सिंपल है कि जो फ्रॉड है उसको रोकने के लिए चीज़ की गई है। मोस्टली फ्रॉड में कौन फंस जाते थे, फ्रॉड में जो एल्डर पीपल है वो फंस जाते थे, या तो जो मतलब टेक्निकली इतना पता नहीं है UPI के बारे में लेकिन नया नया यूज़ कर रहा है, तो वो जो ज़्यादा से ज़्यादा इस फ्रॉड में फंस जाते थे, ठीक है। तो वो सब बचने के लिए जो है ये चीज़ की गई है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, कुछ रिक्वेस्ट जैसे कि जोमेटो की तरफ से, RICD की तरफ से, स्विगी की तरफ से, ये सारे जो रिक्वेस्ट जो आते हैं मर्चेंट कलेक्शन रिक्वेस्ट, ये जो ट्रांजेक्शन्स है ये बंद नहीं होंगे, ये चलेंगे, लेकिन नॉर्मल आप और मैं अगर कर रहे होंगे, क्योंकि पेयर टू पेयर बंद किया गया, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। तो आप और मैं पेमेंट कर रहे हो या तो कस्टमर टू मर्चेंट पे कर रहा हो तो भी जो है ये हट जाएगा। और अभी जो है यूज़र को स्कैन करते हुए जो है पेमेंट करना पड़ेगा, या जो डिटेल है उसको एंट्री डिटेल जो है मैनुअली एंटर करना पड़ेगा, तभी जो है पैसे भेज सकता है, ठीक है। और ये सारा का सारा जो है एप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर 2025 से, ये चीज़ ध्यान देना, डेट जो है ये थोड़ा ध्यान देते हुए चलना। 1 अक्टूबर 2025 से ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल रहने वाली है जो भी UPI ऐप्स हैं इनके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ 2 तरह के अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है। पहला तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, अभी टाटा AGM मीटिंग हो रहा था, एनुअल जनरल मीटिंग हो रहा था, और यहाँ पे जो है रिन्यूअल एंड टाटा को जो है अभी डायरेक्टर बनाया गया टाटा सन के। ये ऑलरेडी चेयरमैन संभाल रहे थे टाटा ट्रस्ट के, जब से रतन टाटा सर जो है एक्सपायर है उसके बाद से, मतलब अक्टूबर 2024 से जो है ये चेयरमैन है टाटा ट्रस्ट के, और अभी के टाइम पे इनको डायरेक्टर बनाया है टाटा सन का, ठीक है। तो इनका जो भी देखा जाए तो इनका जो भी सपोर्ट है वो किया गया था, ये आपको याद रखना है, ये ग्रुप का नाम आपको याद रखना है। इस ग्रुप ने जो है इनका जो डायरेक्टर वाला अपॉइंटमेंट है उसके लिए सपोर्ट किया गया था। इसके साथ ही कुछ और अपॉइंटमेंट्स भी हुए हैं इसी AGM मीटिंग में, उसको भी आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। पूछा नहीं चांसेस कम है, बट एक बार आप घुमा लेना। वेणु श्रीवास्तव जो है इनको डायरेक्टर बनाया गया है,
जो कि अभी के टाइम पे टीवीएस मोटर के चेयरमैन, ये सारी चीज़ें हैं, ये संभाल रहे हैं। उसके बाद अनीता को भी बनाया गया है, जो कि एडिशनल डायरेक्टर की तरह इनको बनाया गया है टाटा सन के। उसके साथ जो है सुभाष अग्रवाल को भी बनाया गया है, मतलब ये अपॉइंट किया गया इनको डायरेक्टर के तौर पर, ठीक है। तो ये कुछ मेंबर्स हैं, 3 तरह के मेंबर्स हैं, इनको भी जो है अपॉइंटमेंट हुई है। अगर टाटा ट्रस्ट के बारे में बात करें तो टाटा ट्रस्ट का जो है टाटा सन में जो है 66% की इक्विटी है, ये थोड़ा ध्यान देते हुए चल लेना, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि ये वाला जो ग्रुप है ये वाला जो ग्रुप है इसका 18.4% है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान देते हुए चलो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट राजीव प्रताप रायडू, ठीक है, ये एमपी है बीजेपी के, ये सरन से आते हैं, ये आप देख सकते हैं। इनको जो है जनरल सेक्रेटरी बनाया है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया एक जगह है, एक फोरम है जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। ये फोरम में जो है पास्ट जो एमपीज़ है, जो पहले रिटायर्ड हो चुके हैं या पहले के जो एमपीज़ है वो आते हैं, मिलते हैं, और दूसरे जो प्रेजेंट में जो एमपीज़ है वो भी आके मिलते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के अंतर्गत एक स्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के तौर पे बनाया गया है, जो कि आपको नई दिल्ली में बेस्ड मिलने वाला है, ठीक है। तो इन्होंने डिफीट किया था संजीव कुमार बलन को, जो कि बीजेपी के लीडर थे। और ये जो किसके लिए फाइट कर रहे थे, ये लोग जो हैं जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए फाइट कर रहे थे, ठीक है। तो ये एक तरह से इंटरनल बैटल था बीजेपी के लीडर के बीच में। और अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया की, ये फाउंड किया गया था 1947 पे, न्यू दिल्ली में बेस्ड है, नियर पार्लियामेंट हाउस। और मोस्टली यही काम रहता है कि जो दोनों के दोनों, मतलब जो ओल्ड पीएम है और जो न्यू पीएम है, दोनों साथ में आके मिले और जो ओल्ड पीएम है अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर पाए। तो उसी के लिए एक नेटवर्किंग बनाई गई है, बाय पर्सन नेटवर्किंग जो है ये चीज़ बनाई गई है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान देते हुए चलना। अगर कुछ लीडरशिप के बारे में बात करें, कौन कौन यहाँ पे लीडर मिलेंगे आपको। एक तो जो लोकसभा का जो स्पीकर है वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है। वो अब मतलब जैसे लोकसभा का स्पीकर बना, वो वैसे ही इस क्लब का जो है प्रेसिडेंट बन जाता है। अभी कौन है? ओम बिरला जी है, तो ओम बिरला जी यहाँ के आपको जो है प्रेसिडेंट मिलने वाला है। नेक्स्ट जो है सेक्रेटरी जनरल, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे लोकसभा की जगह यहाँ पे राज्यसभा आएगा, ठीक है। राज्यसभा के जो डिप्यूटी चेयरमैन हैं उनको मोस्टली जनरल सेक्रेटरी के तौर पे सिलेक्ट किया जाता है, और इधर जो है आपको अलग से अपॉइंटमेंट भी मिलता है। और बात करें वाइस प्रेसिडेंट मोस्टली यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं या राज्यसभा के जो डिप्यूटी चेयर होते हैं वो सारे रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने लीडरशिप के तौर पे भी, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के ऊपर बढ़े तो अजय कुमार बालाजी, जो कि अभी के टाइम पे मणिपुर के गवर्नर है, इनको नागालैंड का गवर्नर के तौर पर अपॉइंट किया भी गया है। मतलब एक से एडिशनल चार्ज थमा दिया गया है नागालैंड का गवर्नर के तौर पे। तो ये 2 तरह के गवर्नर संभाल रहे होंगे, गवर्नरशिप संभाल रहे होंगे। एक तो आपको नागालैंड के मिलेंगे, दूसरा आपको मणिपुर में मिलेंगे। कारण क्या है कि जो ला गणेशन थे ये अभी एक्सपायर हो गए, ठीक है। ये पास्ट अवे हो गए 15 अगस्त 2025 में, इंडिपेंडेंस डे के दिन ही पास्ट अवे हो गए। और ये जो गवर्नर थे फरवरी 2023 से, तो गवर्नर की सीट खाली होने की वजह से इनको जो है अभी के टाइम पे एडिशनल चार्ज की तरफ से चॉइस किया गया, जब तक एक नया गवर्नर चॉइस नहीं किया जाए। इनका जो भी अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया था 16 अगस्त 2025 को। कारण यही है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है। ये चीज़ पता होगी आपको, प्रेसिडेंट का कौन करता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो ये सब लेता है, ये सब चीज़ें जो आपको पता ही होनी चाहिए पॉलिटिकल। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है अवार्ड के बारे में बात करें तो ये आपको मिलेगा मिस यूनिवर्स 2025 जो है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 जयपुर में हो रहा था। ये जो है मनिका विश्वकर्मा जो है ये जीती हैं, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती है। अभी ये जीतने के बाद अभी ये जो है रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया को 74th मिस यूनिवर्स, जो कि थाईलैंड 2025 में होने वाला है इधर, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से ये रिप्रेजेंट करने वाली, चीज़ ध्यान देना, थाईलैंड का जो अभी मिस यूनिवर्स होने वाला है वहाँ पे 74th। पिछले वाले कुछ आपको याद रखना है नाम, जैसे पहली जो इंडिया की मिस यूनिवर्स बनी थी वो सुष्मिता सेन बनी थी 1994 पे। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब मनिका जो बनी है ये 4th बनी है, चीज़ ध्यान देना, इंडिया की तरफ से, जो कि रिप्रेजेंट करने वाली है मिस यूनिवर्स में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर पढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको यहाँ पे डाउट हो सकता है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। आपको यहाँ पे डाउट हो सकता है कि ये 4th कैसे बन सकते हैं, ये तो मिस
यूनिवर्स इंडिया है तो इंडिया के जितने भी बंदे होंगे वो सारे के सारे इधर आएंगे और फाइट करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको जितने भी पर्सन दिख रहे हैं इधर बाहर के भी देश के आते हैं और फिर बाद में फिर कुछ ना कुछ जीतता है, ठीक है। तो ये चौथी पर्सन बनी है हमारे इंडिया से, ये चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। तो बाहर से भी आए थे और उसमें से हमारे इंडिया में ये मनिका जी जीती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है एक क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का कंपटीशन जो कि चेन्नई तमिलनाडु में हो रहा था। यहाँ पे एक जर्मन के जो ग्रैंड मास्टर है विंसेंट, इनके द्वारा जो है इसको जीता गया, ठीक है। ये मास्टर कैटेगरी में जीते हैं। यहाँ पे दो तरह की कैटेगरी रहती है, एक मास्टर एक रहता है चैलेंजर। मास्टर कैटेगरी जो है वो इलाइट जो टॉप टायर वाले जो पार्टिसिपेंट है उनके लिए रहता है, जिनका स्कोर देख सकते हो कि 1600 से ज़्यादा प्लस में रहता है, उनके लिए रहता है। अब ये क्या है 1600 से ज़्यादा, अगर आप 2500 से ज़्यादा अगर कोई भी अगर स्कोर करता है, ठीक है, तो उसका जो है जीएम बना दिया जाता है, ठीक है। जीएम के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 2500 रहता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि 1600 ज़्यादा है, इसका मतलब जीएम जो भी रहेगा वो रहेगा। लेकिन जो चैलेंजर कैटेगरी है इसमें ऐसा कुछ रहता नहीं, इसमें थोड़ा कम स्कोर वाले जो हैं ये भी पार्टिसिपेट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जीते हैं ये मास्टर सेक्शन में जीते हैं, ये चीज़ ध्यान देना। बाकी चीज़ें भी ध्यान देने वाली है, जैसे सेकंड प्राइज जो जीते हैं वो अनीस गिरी जीते हैं जो नेदरलैंड से आते हैं, और तीसरा प्राइज जब आपको मिलेगा अर्जुन मिलेगा, ठीक है। अर्जुन इंडिया की तरफ से मिलेंगे जो कि तीसरा प्राइज जीते, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान देते हुए चलना। फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है और थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है। चैलेंजर कैटेगरी के बारे में बात करें तो चैलेंजर कैटेगरी में आपको मिलेगा इंडिया की तरफ से विनर जो कि एम प्रणेश है, और ये जो है स्कोर किए थे, ये इतना स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है, 6.5 इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। और बाकी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा हुआ है क्या होता है मास्टर और चैलेंज कैटेगरी वाले जो ये गेम है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट एक और चेस का ही न्यूज़ है जो कि आपको मिलेगा। ये कजाकिस्तान में ये गेम हो रहा था, अलमाटी मास्टर क्लब कजाकिस्तान में हो रहा था, जहाँ पे आपको एस कृष्णा जी जो हैं जीते हैं, ये चीज़ ध्यान देना। चेन्नई तमिलनाडु से ये बिलोंग करता है और ये यहाँ पे जो है आपको मिलेगा 89 चेस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं और 85 जो है मेल ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये भी पॉइंट आपको ध्यान देनी है। अगर जीएम के बारे में बात करें तो जीएम बनने के लिए जो है टोटल 3 जगह पे एक जीएम की मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो क्लियर करनी पड़ती है। उसके साथ 2500 प्लस जो है स्कोर करना पड़ता है, LEO स्कोर करना पड़ता है, और ये दोनों कंडीशन करने के बाद जो है वो बंदा जो है जी बनता है, मतलब ग्रैंड मास्टर बनता है। अभी के टाइम पे ये जो कृष्णा जी हैं ये अभी के टाइम पे 89 जो है ग्रैंड मास्टर बने, ये चीज़ ध्यान देना। अभी मैंने यहाँ पे आपको जो जीएम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो प्रोवाइड नहीं किया है, कारण ये है कि मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ाया हुआ है। तो बेटर ये है कि अब इसको स्किप करते हुए चलते हैं। जब हम एग्ज़ाम पीडीएफ बनाएंगे या अल्टीमेट पीडीएफ जो हमारा एग्ज़ाम पीडीएफ रहता है उसमें जितने भी जीएम है वो एक सेट कर दूंगा और उसके साथ जो एलिजिबिलिटी है जीएम का वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी से आपको एक बार में ही पढ़ने में आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है, फ्यूचर प्लान है हमारे, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देते हुए चलेंगे हम, ठीक है। अगर बात करें पीडीएफ की तो पीडीएफ मिल जाएगा बैंकिंग साथी टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते रहेंगे सब्सक्राइब चैनल। वीडियो इधर ही एंड करते हैं, बाकी हम मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन के साथ। अभी के लिए बाय।